हेल्थ स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग 12th केमिस्ट्री जेई मेगा टेस्ट अक्टूबर वीडियो लेक्चर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मिथाइल प्रोपीन। ओके, सबसे पहले तो सिंपल एक अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर में जो अल्कोहल है उस चैप्टर का क्वेश्चन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें हम लोग BH3 यूज कर रहे थे। सब आप लोगों को पता क्लियर है, और आपकी बुक में भी NCERT में भी रिएक्शन गिवन है। तो देखो, सबसे पहले बोला है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 मिथाइल प्रोपीन क्या होता है, तो सबसे पहले ये ध्यान में रखो, तो वो है CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, जो कि है 2 मिथाइल प्रोपीन, जो कि डबल बॉन्ड आ गया। सबसे पहले आप लोग क्या करो, B2H6 या BH3 ट्वाइस आप लोग ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, तब जाके आपको यहाँ पर ना OH ग्रुप अटैच होगा, मतलब CH3 C CH3 बॉन्ड CH2OH। यहाँ पे क्या बनने वाला है, CH2OH, और यहाँ पर एक कार्बन अटैच। ओके, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा तो BH2 या B2H6 है, उसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा और पूरा B जो है BH ट्वाइस ये यहाँ पे अटैच होगा और रिएक्शन चलती रहेगी, और लास्ट में आपको जाके 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ध्यान रखो, जब भी आप लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हो तो उसमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो कौन सी होती है, ऑलवेज 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक, तो बस A इज योर करेक्ट आंसर, फर्स्ट में गिवन है। ठीक, चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं 27। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स इज suitable for the preparation of 3-methyl 2-butanol। ओके, 3-methyl 2-butanol प्रोडक्ट इसमें से चार ऑप्शन में से कौन देगा। ठीक, चलो सबसे पहले तो है 2-ब्यूटेन मिथाइल मैग्नीशियम 2-ब्यूटेन। ओके, तो 1 2 3 4 2-ब्यूटेनॉन है, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ओके, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, CH2 है। चलो ठीक, इसके हम लोग मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब CH3 Mg। क्लियर है, जैसे रिएक्ट करोगे तो ये बनेगा CH3 CH2 COMgBr। यहाँ पर एक CH3 और यहाँ पर एक CH3, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये यहाँ पर अटैच, और Br है जो कि ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, MgBr। ठीक, ओके, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्लियर है, हाइड्रोलिसिस करने पे हमको क्या मिलेगा, तो CH3 CH2। क्लियर है, इसके बाद है CH3 CH3OH। ठीक, तो ये क्या बना रहा है, 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल है और 2 ओके OH ग्रुप है। तो कुछ क्या चाहिए, 3 मिथाइल चाहिए, यहाँ पर 3 मिथाइल तो है ही नहीं, तो A आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। एसीटोन और इथाइल मैग्नीशियम। ओके, तो इसका भी देख लेते हैं। एसीटोन क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और उसकी रिएक्शन की गई है C2H5, और वैसे ही दिखा रहा है ना, ये यहाँ पे अटैच होगा तो ये प्रोडक्ट देगा ही नहीं, MgBr। चलो एक बार देख ही लेते हैं। क्लियर है, तो CH3 यहाँ पर C पर आएगा OMgBr, यहाँ पर आएगा C2H5OH एंड देन ओके, तो उसको थोड़ा C2H5 है, थोड़ा सा उसको अच्छे से लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं CH2 CH3। ठीक, नंबरिंग नज़दीक से करोगे 1 2 पे OH आ रहा है, लेकिन 2 पे CH3 भी आ रहा है, ये भी आपकी प्रोडक्ट नहीं हो। ठीक, आपको B ऑप्शन नहीं होगा। चलो C ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, रिमूव कर देता हूँ। चलो C ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, C ऑप्शन है आपका एसिटाल्डिहाइड, मतलब CH3CHO के प्लस इसमें आप लोग क्या ऐड कर रहे हो, तो ऐड कर रहे हो आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल क्या होता है, वो होता है CH3CH
CH3MgBr। ठीक, इसका हम लोगों को क्या करना है, इग्नाइट प्रोसेस करोगे तो CH3 के CS तो है, इस वाले ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच करना है, OMgBr। ठीक, और बाद में ये जो पूरा ग्रुप है वो अटैच होने वाला है कौन सा, तो CH ये वाला, के बाद ऊपर CH3 एंड CH3। ठीक, लास्ट में आप लोग क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2O H+, आपकी प्रोडक्ट होगी CH3 CHOH, ओके, CH और यहाँ पे क्या बनेगा, CH3। ठीक, देखो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट जो चाहिए वो मिल गई। देखो क्या बोला था, 3 मिथाइल, ये 3 मिथाइल, और इसके बाद है 2 ब्यूटेनॉल, तो 2 पे OH है 2। ठीक, तो C इज योर करेक्ट आंसर। आपका आंसर कौन सा बनने वाला है, C बनने वाला है। ओके, पहले में आपका आंसर कौन सा था, 1 डिग्री अल्कोहल, सेकेंड में एसिटाल्डिहाइड एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक, चलो इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, और क्या बोला है 28 में बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग अल्कोहल्स, के अल्कोहल के बारे में मतलब कंसीडर देखना है, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ दिस अल्कोहल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ HBr। ठीक, HBr में हमको देखना है कि कौन सा अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की टुवर्ड्स ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक, चलो सबसे पहले तो हम लोग ये जब भी ऐसा कोई कंपाउंड गिवन होता है तब हम लोग उसको कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं उसकी स्टेबिलिटी। ओके, स्टेबिलिटी होती है वो तो एक तो +R और +I पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी -R और -I। ठीक, ये आपको याद रखना है। दूसरा, यहाँ पर देखो CH3O ग्रुप है, Br है, NO2 है, तो हमको पता है ये -I इफेक्ट भी दिखाते हैं। ओके, ये +I इफेक्ट दिखाएगा, ये सिंपल R इफेक्ट दिखाएगा। ओके, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, OH को रिमूव करते हैं। क्लियर है, तब जाके देखो ये प्रोसेस मैं बता देता हूँ, ये होता है आपका बेंजोइल अल्कोहल CH2OH। जैसे आप लोग उसके अंदर HBr ऐड करोगे, ये लोन पे डोनेट करेगा, ओके, OH को लेके बाहर, और यहाँ पर सिंपल क्या आ जाएगा, H2 पॉजिटिव। ये बनाएगा एक कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जब भी बनाएगा और यहाँ पर Br- ऐड हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, H2B। ठीक, यहाँ पे जनरेट क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन जनरेट। दूसरा, अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, तो ऑप्शन नंबर 3 में आपको एक +I इफेक्ट, सॉरी -I इफेक्ट और +R इफेक्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, 1 और सॉरी 3 वाले में क्या है, -I भी देखने को मिलेगी, +R भी आपको देखने को मिलेगी। ओके, 4 वाले में भी देखो I माइनस है तो -I देखने को मिलेगी। ओके, यहाँ पर भी +R देखने को मिलेगी आपको। ठीक, इसके बाद सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड में आपको -R इफेक्ट भी देखने को मिलेगी और -I इफेक्ट भी देखने को मिलेगी, जबकि फर्स्ट है उसके अंदर आप लोग क्या देखोगे, SR इफेक्ट। ठीक, तो आपको याद कैसे करना है, मतलब उसका क्वेश्चन कैसे करोगे, तो देखो सबसे ज़्यादा जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो CH3O वाला, क्योंकि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, +R और +I, यहाँ पर दोनों यही है। ओके, तो थर्ड वाला जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, तो ऐसा ऑप्शन देख लो, थर्ड वाला किस में है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, एक B वाले में है और एक A वाले में है। उसके बाद किसका नंबर आता है, फर्स्ट का तो आएगा नहीं। ओके, तो उसके बाद फर्स्ट वाला, तो ये ऑप्शन गया, तो सीधा एक ऑप्शन आपको पता चल गया, A। ठीक है, जब भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो तब दो ऐसे ऑप्शन है ना 50% वाले चेक कर लो, तब जाके आपको आंसर का पता चल जाएगा डायरेक्टली। क्लियर कि हमको कौन सा आंसर पुट करना है। जैसे मैंने पहले देख लिया कि थर्ड वाला आ रहा है, तो देखो C और D तो निकल गया, बाकी बचा A और B, तो A और B में सेकेंड ऑप्शन एक बार देख लो कि कौन सा है। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद देखते हैं 29 में क्या बोला है, द प्रोडक्ट फॉर्मेट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, थोड़ा मैं उसको नीचे कर लेता हूँ। देखो एक तो बेंजीन रिंग है,
ओके, सबसे पहले आप लोग क्या कर रहे हो, Cl2 और FeCl3 ऐड कर रहे हो। यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, यहाँ पर क्या है आपकी बेंजीन के, सिंपल आप लोग क्या ऐड कर रहे हो, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ Cl3। जैसे ऐड करोगे तो बनेगा क्या, बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक, इसके बाद आप लोग क्या ऐड कर रहे हो, तो कि HNO3 ऐड कर रहे हो। वी ऑल नो डाइल्यूटेड HNO3 और H2SO4, जैसे ऐड करोगे तो बनेगा क्या, ऐड किया और यहाँ पर का Cl है, तो आपको पैरा मैग्नेट, पैरा पोजीशन में NO2 ग्रुप लगाना है, क्योंकि वो ज़्यादा सिमेट्री हो, सिमेट्री ज़्यादा होती है, ठीक है। देन आप लोग क्या कर रहे हो, तो कि NaOH, ओके, डाउ प्रोसेस वाला दिया गया है, लास्ट में H+। डाउ प्रोसेस में हम सबको पता है क्लोरोबेंजीन जाएगा, आप लोग जैसे NaOH ऐड करोगे ONA, यहाँ पर होगा आपका NO2। देन आप लोग H+ ऐड करोगे और नीचे तो क्या है, ठीक, ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, हाँ दे रहा है, कौन सा है, तो वो है सी। यहाँ पर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग चलते आगे। नेक्स्ट में क्या बोला है, तो बोला है द रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ C6H5OCOCH3 और HI, फिर मिथॉक्सी बेंजीन है, कि इसकी रिएक्शन HI के साथ करने पे क्या मिलता है। वी ऑल नो सबसे इजी रिएक्शन है, जब भी आप लोग ऐसा कोई कंपाउंड देखने को मिले, यहाँ पर क्या है OCH3, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हो, HI के साथ, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, बनेगा क्या, बनेगा OH एंड देन CH3I। ठीक, ऐसा ऑप्शन कहाँ देखने को मिल रहा है, बस ए में दिखाई दे रहा है, ए इज योर करेक्ट आंसर, बात खत्म। बाकी देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक, आपका एक और डी आंसर भी देख लेते हैं। ये देखो ये भी नहीं है, तो आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, रिमूव कर लेता हूँ। ठीक, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 31 में क्या, विच गिव्स बेंजाल्डिहाइड, तो बेंजाल्डिहाइड कौन देगा। देखो सबसे पहले जो सॉल्यूशन है उसकी रिएक्शन CrO2Cl2, जो कि आपकी अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड वाले चैप्टर में है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इटार्ट रिएक्शन। ठीक, और इटार्ट रिएक्शन में लास्ट में हमको क्या मिलता है, बेंजाल्डिहाइड ही मिलता है, CHO, तब इससे भी मिलता है एक CrO3, और ये भी उसके बाद जस्ट सेकेंड वाली रिएक्शन है, उसके बाद वाली है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं यूजेस ऑफ CrO3 वाली रिएक्शन। तो इसमें भी आपको क्या बनता है, CHO, इसमें भी क्या बनता है, बेंजाल्डिहाइड बनता है। ओके, तो ए और बी में तो बनता ही है। डी में देख लेते हैं, तो देखो ये वाला जो रिएक्शन है उसमें डायरेक्ट आपको क्या मिलता है, एसिड मिलता है, ये वाला नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये देगा, ये देगा, मतलब आपका आंसर सी हो जाएगा। ओके, बोथ A and 2, 1 and 2। क्लियर है, तो आपको 31 में ये आपको याद रखना है। तो 31 में कौन बेंजाल्डिहाइड दे रहा है, तो सी वाला जो ऑप्शन दे रहा है। ठीक, चलो उसके बाद आगे चलते हैं। चलो यहाँ पर क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, आगे वाला जो एक क्वेश्चन किया था 28 नंबर का, उसमें क्या हमको चेक करना था, HBr के साथ कौन सा मतलब न्यूक्लियोफाइल है जो रिएक्टिविटी ज़्यादा दिखाएगा। ठीक है, अभी हमको क्या चेक करना है, एडिशन रिएक्शन के लिए चेक करना है, तो उसका जो रिएक्टिविटी वो थोड़ा उल्टा हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हमको चेक करना है रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर अभी आएगा -R और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +R, और ठीक, और दूसरा NO2 ग्रुप है। ओके, तो ये सबसे ज़्यादा मतलब -I इफेक्ट दिखाता है, कह रहे यहाँ पर एक और है Cl, ये भी क्या दिखाएगा, -I इफेक्ट, समझ रहे हो, -I इफेक्ट दिखाएगा तो उसकी रिएक्टिव ज़्यादा होगी। क्लियर है, यहाँ पर CH3 ग्रुप है तो वो +I इफेक्ट दिखाएगा, यहाँ पर भी CH3 ग्रुप है, ये भी +I इफेक्ट दिखाएगा।
तो बस हमको यही चेक करना है कि सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है। तो देखो सबसे ज़्यादा आ रहा है डी में, तो डी वाले ऑप्शन देख लो कौन से है। तो इसमें भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, एक डी वाला यहाँ पर है, एक डी वाला इधर है। फिर सेकंड हमको पता है Cl जो है ना, उसकी रिएक्टिविटी मतलब ज़्यादा होगी, प्लस का इफेक्ट दिखा रहा है इसके हिसाब से। तो बी वाला ऑप्शन चेक कर लो, ये रहा, इसमें नहीं है तो गया। एकमात्र ऑप्शन है सी जो कि आपका करेक्ट होगा। समझ रहे हो? तो 32 में कौन सा आंसर आएगा आपका? सी आएगा, DBAC। ठीक, चलो इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। थोड़ी जगह बना लेता हूँ ताकि अच्छे से लिख पाऊँ। चलो 33 में क्या बोला है? 33 में बोला है कि एक कंपाउंड है, हम लोग बेंचोफिनॉन बोलते हैं। ओके, C6H5 डबल बॉन्ड O C6H5। ठीक, इसकी रिएक्शन मुझको किसके साथ करनी है? तो देखो ये एक डिजाइन ड्रॉ की हुई है, बट ये डिजाइन नहीं है, ध्यान रखना। CH3 CH MgBr। ठीक, तो कोई उसको डिजाइन ना समझे, ये ध्यान रख। ओके, जब ये जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा। ओके, ये बाहर निकलेगा तो माइनस, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर अटैच होगा, और MgBr यहाँ पर अटैच होगा। खैर, आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो है C6H5C, यहाँ पर OMgBr। ओके, ऊपर क्या है? C6H5, और साइड में क्या अटैच होगा? CH2H3। चलो ठीक, ओके। इसके बाद आप लोग क्या कर रहे हो उसके अंदर, मतलब H प्लस और H2 ऐड कर रहे हो। तो H2 जैसे ऐड करोगे तो ये सीधा ग्रुप बाहर होगा, और यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा? OH। चलो समझ गए, आपकी एक्चुअली में प्रोडक्ट ये बन गई। चलो मैं एक बार वापस लिख लेता हूँ, C6H5। ओके, फिर C, उसके ऊपर है C6H5 के CH2CH3, और यहाँ पर आएगा OH। ठीक, अब और क्या ऐड कर रहे हो? तो कि H3PO4। ओके, और गरम कर रहे हो, तो H3PO4 ऐड करो, गरम कर रहे हो। तो गरम करने पे क्या होगा? तो ये देता है आपका रिडक्शन प्रोसेस। क्लियर है? मतलब यहाँ से कुछ ग्रुप है जो कि निकलेंगे, है ना। तो C6H5C, देखो ये है ना, क्या हो जाएगा? मतलब वाटर के मोलिक्यूल है ना, वो रिमूव होंगे, ध्यान रखना। क्लियर है? आपकी प्रोडक्ट क्या बनेगी? C6H5। ओके, फिर बाद में यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, और एक ऐसा लेके वाटर के मोलिक्यूल्स। क्लियर है? तो अगर आपको दिखाई ना दे तो मैं थोड़ा अच्छे से बना दूँ, तो ऐसे भी बना सकता हूँ। जो CH2 है ना, ये CH2 ना करके एक हाइड्रोजन में यहाँ पे नीचे लगती है, और गर्म करने पे ये H2 निकल जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा फिर? डबल बॉन्ड। तो ये आपकी प्रोडक्ट बन गई C6H5 डबल बॉन्ड। ठीक, अच्छा ऐसा कोई आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड वाला? C6H5 है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 है, लेकिन डबल बॉन्ड CH आना चाहिए, मतलब ये तो गया। यहाँ पर OH तो कोई है ही नहीं कंपाउंड में, तो ये भी गया। यहाँ पर भी OH है ही नहीं, तो एकमात्र ऑप्शन आपका A है, जिसके अंदर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, शायद आप देख पा रहे होंगे। ओके, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH CH3 एंड C6H। क्लियर? तो A आपका करेक्ट आंसर हो जाए। चलो ठीक, ओके। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, जो कि है 34 नंबर। ओके, 34 में क्या बोला है? करेक्ट एसिडिक ऑर्डर। और ये हर बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता ही रहता है। ओके, आपको चेक करना है करेक्ट एसिडिक ऑर्डर। क्लियर है? देखो एसिडिटी जो हम लोग चेक करते हैं, एसिडिटी वो तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -R और माइनस इफेक्ट के, जिसको हम लोग बोलते हैं DNP। डी क्या है? वो है डिस्टेंस, ये है नंबर, ये क्या है? पावर। ठीक, चलो यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे? सबसे पहले तो पावर की बात करेंगे। डिस्टेंस तो हो गया, डिस्टेंस नजदीक वाला ही है, Cl है, F है, Cl है, फिनाइल है। नंबर भी हो जाएगा। पावर की अगर हम लोग बात करें तो वो है NO2 में सबसे ज्यादा होता है।
फिर CN में, फिर F, फिर Cl, फिर Br, देन I। क्लियर है? चलो, सबसे पहले मुझे NO2 वाला कोई है तो उसे चेक कर लो। ओके, तो NO2 आपको कहीं दिखाई दे रहा है। एक तो NO2 यहाँ पर है, क्लियर है। फिर कोई जगह नहीं है, एक यहाँ पर है, मतलब ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, कम आ रहा है तो। ओके, यहाँ पर F है, यहाँ पर देखो एक है आपके पास, क्योंकि इसमें NO2 है ही नहीं, इसमें NO2 ज़्यादा है। ओके, तो सबसे पहले क्योंकि ये CH3 नहीं आएगा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ए में चेक कर लेते, देखो यहाँ पे 3 क्लोरीन है। ओके, तो ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे। इसके बाद देखो F है, मतलब इससे थोड़ा, देखो F और Cl में क्या है, तो Cl सबसे ज़्यादा है और F थोड़ा सा कम है, क्लियर है। और यहाँ पर देखो अभी भी हाइड्रोजन भी है, क्लियर है, तो इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्लोरीन वाले की थोड़ी कम होगी। इसके बाद देखो एक क्लोरीन वाला, एंड देन pH। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ए वाला बनेगा। ठीक, आपको याद रखना है, ए इज योर करेक्ट आंसर बनेगा। ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे NO2 ज़्यादा है F से, ये भी नहीं बनेगा। उसके बाद F और फिर CCl3, ये तो उल्टा हो गया, तो ये भी नहीं बनेगा। और यहाँ पे CF3 है, फिर CH3OH है, और देन CH3COOH, तो ये भी नहीं बनेगा। एकमात्र ऑप्शन आपका ए होगा, जो कि एसिडिक ऑर्डर का करेक्ट आंसर हो। चलो ठीक, चलो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, और है आपका 35 नंबर। 35 में क्या बोला है, तो बोला है एक ओ नाइट्रो बेंजोइक एसिड है, इसकी रिएक्शन आप लोग C2H5OH के साथ करो, मतलब एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करोगे तो आपको क्या, देखो ये बाहर निकलेगा तो माइनस आएगा, ये तो हो गया माइनस, इसके साथ क्या अटैच होगा M। ठीक, यहाँ पर एक क्या अटैच हो जाएगा C6H5, एंड देन ये जो ग्रुप है वो पूरा रिमूव हो जाएगा ऑक्सीजन को लेके बाहर। ठीक, मतलब यहाँ पर एक कार्बन है, वो ये अटैच हो गया। देन आप लोग उसके अंदर क्या ऐड कर रहे हो, H2 ऐड कर रहे हो, H3O प्लस आपकी प्रोडक्ट बनेगी। चलो ये बन गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये ग्रुप अटैच रहेगा। क्लियर है, आपकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे NO2 अटैच नहीं है तो जरा कर लेना, बी इज योर करेक्ट। समझ में आ गया, ये आपको ध्यान में रखना। उसके बाद हम लोग बात करें 36 नंबर। 36 में क्या बोला है, 36 में है एक कंपाउंड है, ठीक, इसकी रिएक्शन हम लोग मैग्नीशियम के साथ करें, फिर क्या बनेगा, फिर CO2 ऐड करें, फिर Q एंड देन H2, आपको R फाइंड करना है। आपका कंपाउंड ये रहा, बेंजीन रिंग पर क्या है Br, और ये क्या है, ओके, मेटा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन है। इसकी रिएक्शन जब भी आप लोग करोगे मैग्नीशियम के, वी ऑल नो Br अटैच, क्लियर। फिर उसके बाद आप लोग क्या ऐड कर रहे हो, CO2 ऐड कर रहे हो, CO2 और साथ में H प्लस भी ऐड कर लो, आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा कौन सा, सीड, कार्बोक्सिलिक एसिड में से रिएक्शन। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब कौन सा है, मेटा वाले में होगा। ओके, मेटा वाले में ओ वाला ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ओके, ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलो इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं।
37, देखो 37 में क्या बोला है, एक सेल पोटेंशियल ऑफ सेल कंस्ट्रक्टेड बाय जॉइनिंग Ag तो Ag प्लस 0.4 Al, ओके हाफ सेल है। Al यहाँ पे क्या है, एनोड है, ओके Ag क्या है, कैथोड है, और हमें जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस बोला है एक का है, और सेल पोटेंशियल भी गिवन है आपको, तो ई नॉट लगा सकते हैं, ई नॉट सॉरी ई सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.0592 बाय एन लॉग, अब देखो एनोड है तो एनोड कौन सा है, एल है, एल प्लस बी प्लस अपॉन ए जी प्लस। इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस एक ही रखेंगे क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, पहले से गिवन है तो 1 ही रखें, ठीक। ई सेल आपको फाइंड करना है, ई नॉट आपको पता है, ओके सेल पोटेंशियल आपको गिवन है, कितना है 2.456, क्लियर, माइनस ये हो गया आपका 0.0592 बाय 1 लॉग, ये कितना आएगा, तो ये है आपके पास 0.1 अपॉन ये है 0.4, ठीक, ये कट हो गया तो आपका बन गया 2.40 माइनस 0.0592, ठीक, और लॉग 1 तो कितना होगा 0, और लॉग 4 आपको मतलब माइनस माइनस होगा क्योंकि लॉग 1 0, लॉग 1 लॉग, ठीक, 2.456 माइनस 0.0592, ये लॉग 1 की वैल्यू 0 है, माइनस ये कितना होगा 0. ठीक, उसका पूरा कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा 2.46 वोल्ट, क्लियर है, बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, ये आपको याद रखना, चलो क्लियर है, ओके। हाँ इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 38 में, 38 में क्या बोला है, चलो उसका भी आई होप लिख लिया होगा, मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। चलो 38 में बोला है कि थर्टी एट में क्या बोला है, 38 में बोला है कि व्हाट विल बी द थियोरेटिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NiNO3 ट्वाइस सॉल्यूशन इफ 0.5 लीटर ऑफ 2 मोलर NiNO3 ट्वाइस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग 9.65 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फॉर 3 आवर यूजिंग ग्रेफाइट एनोड एंड निकल कैथोड, ठीक है। चलो सबसे पहले तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितने मतलब मोल आ रहे हैं, हमको सबसे पहले मोल मिलेंगे, फिर उसको मोलारिटी में कन्वर्ट करेंगे, और फिर ये 2 में से माइनस कर देंगे, तो जो होगी आपकी थियोरेटिकल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके पास फॉर्मूला है W इज इक्वल टू मास इंटू आई क्रॉस टी अपॉन N इंटू 96500, ठीक। आपको फाइंड क्या करना है, मोल, ये मोल ही दिखाते, नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं, N इज इक्वल टू मास, तो मास कितना है 9.65, आई कितना एम्पियर है 3, और कितना आ रहा है, ओके सॉरी 9.65 होगा आपका, यहाँ पे मास फाइंड करोगे ना तो मोल मास अपॉन एन, एन फैक्टर है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं, याद रखो, इसी को हम लोग पूरा क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले 9.65, ओके, तो ये तो चला गया, आई की जगह 9.65, टी की जगह क्या है 3 है, और 3 आर है तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, ओके, और डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, ओके, तो डब्ल्यू आपका कितना होगा, कि 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस 2, और ये कितना, क्लियर है, ओके। जैसे आप लोग चेक करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिल जाएगा 0.5 मोल, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग चेक करेंगे उसकी मोलारिटी, मोलारिटी इज इक्वल टू, वो क्या आएंगे आपके मोल, मोल आपके आ गए 0.5, लीटर भी कितना है 0. आएगा आपका 0. ये है 50 लीटर आएगा 0.5, क्योंकि कितना है टोटल 0.5 लीटर है, तो आपका यहाँ पर आंसर कितना बनेगा 1.8 मोल, ठीक। तो थियोरेटिकल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी,
थियोरिटिकल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी आपकी, हो जाएगी 2 तो थी, इसमें से 1.08 माइनस कर दो, आपका आंसर आएगा 0। ठीक है, सी इज योर करेक्ट आंसर। चलो कंप्लीट, ये आपको याद रखना है। ओके चलो 39 की बात करें हम लोग, ये थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, जाएगा 39 में क्या बोला है देखो 39 में बोला है ऑन पासिंग रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू Al3 प्लस 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट एट कैथोड एक्सपेरिमेंटली। If the same quantity of electricity is passed through the solution containing through concentration of H plus, what volume of hydrogen will be produced at STP? क्लियर है? चलो सबसे पहले तो हम लोग क्या करें, एल्यूमिनियम के लिए चेक कर लेते हैं। ओके एल्यूमिनियम के लिए चेक करो तो सबसे पहले एक सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, W इज इक्वल टू मास I क्रॉस T अपॉन N इंटू 96500। क्लियर है? मास कितना डिपॉजिट हो रहा है 4.5 जो कि आपको गिवन है, इज इक्वल टू m इंटू आई क्रॉस टी को हम लोग क्या बोलते हैं, आई क्रॉस टी अपॉन 96500। इतनी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेराडे बोलते हैं। क्लियर है? ओके तो क्योंकि हमको ये क्वांटिटी चाहिए थी इलेक्ट्रिसिटी की, यहाँ से मिल जाएगी कितना फेराडे। ओके और नीचे n है तो n कितना हो जाएगा, एन एफ होगा। ओके तो ये आपका एन एफ 4.5 तो है ही, फेराडे आपको फाइंड करना है, तो फेराडे इज इक्वल टू क्या होगा 4.5 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके 3 और अपॉन मास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ये आपको मिलेगा टोटल 0.5 फेराड। समझ गए? अब चेक करते हैं हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन में कितना है, तो इसके लिए आपको n फाइंड करना पड़ेगा। ओके क्योंकि मोल मिलेंगे तो मोल के बाद हम लोग सिंपल फॉर्मूला मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर यूज कर सकते हैं एसटीपी। तो आपको मोल फाइंड करना है, तो मोल इज इक्वल टू फेराडे अपॉन एन फेराडे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग लेंगे। चलो यहाँ पर H प्लस नहीं लेकिन 2H प्लस होगा। ठीक तो आपके तो फेराडे आ गए 0.5 और ये कितना 2, टोटल आपको मिलेंगे 0.25। ओके इसका मास 27। इसके बाद देखो आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। मोल यहाँ पर कितने हैं 0.25, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। आपका वॉल्यूम जो होगा ओरिजिनली वो कितना हो जाएगा 5.6। ठीक है तो आपका जो आंसर बनेगा वो है डी 5.6 लीटर। समझ गए? ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। बोला है 40 नंबर, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट आर। देखो यहाँ पर आर की वैल्यू गिवन है 5 ओहम और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के आपको गिवन है कितना 1.3 साइमन मीटर इनवर्स। चलो समझ रहे हो? ओके तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, कप्पा गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, ओके रिस्पेक्टिवली थोड़ा रीड कर लेते क्या बोला है। इफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ 0.4 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी बता दी गई है, सेम इलेक्ट्रोलाइट 260 ओहम, देन व्हाट विल बी द मोलर कंडक्टिविटी, मतलब लैम्डा एम फाइंड करना। चलो थोड़ी जगह बना लेता हूँ फटाफट, डेटा कुछ लिख लेते हैं और उसके बाद लोग चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है जो भी आपके पास डेटा है वो पहले लिख लो, लिखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कैलकुलेट क्या करना है। ठीक चलो सबसे पहले जो केस था उसके अंदर आपको क्या क्या गिवन था, तो कप्पा गिवन था कितना 1. आर की वैल्यू कितनी गिवन थी 50 ओम, तो कप्पा इज इक्वल टू जी स्टार अपॉन आर आप लोग लगा सकते हो। यहाँ से आपको सेल कांस्टेंट तो मिल ही जाएगा, जी स्टार इज इक्वल टू के इंटू आर, के कितना है 1.3, ए कितना है 50,
ओके, तो ये आ गया 65 मीटर इनवर्स। ठीक है, ओके। दूसरी बार क्या बोला है, सेम इलेक्ट्रोलाइट आप लोग ऐड कर रहे हो 260 ओहम में। क्लियर है, तो मतलब आपको के नॉट कप्पा मिल जाएगा। कप्पा इज इक्वल टू जी स्टार अपॉन आर। जी स्टार आपको पहले से पता है 65, और ये कितना है 260 ओहम। इसका जब आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो ये निकल के आएगा कितना, 0.25। ठीक है, अब आपको लास्ट में क्या चेक करना है, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी लेमडा नॉट लेमडा एम इज इक्वल टू के स्टार 1000 डिवाइडेड बाय के स्टार आपका कितना है 0.25 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय होगा मोलारिटी तब किसकी है 0.4। ठीक, जैसे आप लोग करोगे आपका आंसर आएगा 625 डायमंड मीटर स्क्वायर इनवर्स हो जाएगा। आपका आंसर होगा बी 625। चलो समझ गए, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके चलो इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। 41 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। ओके, तो कौन सा पैरामैग्नेटिक होने वाला है, देखो जिसके अंदर भी अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक। देखो यहाँ पर Ni के साथ NH3 है, NH3 है। ओके, जो कि क्या करेंगे Ni2 प्लस Ni2 प्लस है ना, NH3 है, पेयरिंग हो जाएगा, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, सॉरी अनपेयर इलेक्ट्रॉन। Cn है, ये भी पेयरिंग करेगा, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। एकमात्र ऑप्शन डी है, में अनपेयर नहीं होगा क्योंकि Cl कैसा है, वीक लिगेंड है। ओके, तो वीक लिगेंड होने के कारण ये क्या नहीं करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा। इसके अंदर आपको दो अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाएंगे। जब भी आप लोग ये कोबाल्ट का ड्रॉ करोगे तो 3D 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 7, क्लियर है। कोबाल्ट 27 5 6 और 7, तो आपको लोन पेयर अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 या 4 देखने को मिलेंगे। डी आपका आंसर हो जाए, क्लियर है। चलो क्या बोला है इसके बाद 42 में बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज हाईएस्ट। क्लियर है, Cr2 में देखो 7 ना 4 जा होगा, 7 2 जा 14, 14 माइनस 2 12, 12 बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा +6। पहले वाले में +6 है, सेकंड में En का तो हम लोग चेक नहीं करेंगे। ओके, Mn ये +3 होगा। ठीक, बी में बात करें तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 कितना होगा +7, और यहाँ पर ये 0 है, ये हो जाएगा +3। ठीक, यहाँ पर बात करें तो होता है अभी अभी हमने बात किया था Mn का, कितना हुआ था +7, में भी +7 था, इसमें भी +7। ओके, K2Cr2 7 की बात करें तो 7 2 जा 14, 14 माइनस 2 12, 12 बाई 2 +6 हो। यहाँ पर भी देखो +3 होगा, और मतलब किसी सब में कम है, एक सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें +7 और +6 आ रहा है। ओके, साइड में मैं फटाफट आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, तो आंसर है वही, क्योंकि हमको आंसर मिल गया सी ऑप्शन। अब कैसा है वो भी देख लेते हैं अपना काम। देखो सी ऑप्शन जो था उसमें आया था के MnO4। ओके, देखो 4 2 जा कितना होगा 8, 8 माइनस 1, तो Mn की +7 है यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन है K2Cr2 7 है, 7 2 जा 14, 14 माइनस 2 12, 12 बाई 2, दोनों में सबसे सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी थी, सी इज योर करेक्ट। चलो क्लियर है, ओके। उसके बाद 43 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ आयरन हेक्सासाइनोफेरेट। हेक्सासाइनोफेरेट 2 बोला है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होना चाहिए। क्लियर है, देखो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें अगर हम लोग बात करें तो Fe तो कितना होता है 2+ होता है, 2+, यहाँ पर बाहर कितना है 3 है। ओके, तो सबसे पहले तो उसका अगर हम लोग नेमिंग देखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
आयरन है, ओके, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लियर है, हेक्सासाइनो और बाद में क्या बोला है, फेरेट, ओके। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, हमको 3 नहीं चाहिए, है ना, 6 - 3 कितना होगा, 3 होगा, तो 3 नहीं चाहिए, क्लियर है, हमको 2 चाहिए, ओके। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन में अगर हम लोग चेक करें तो सेकंड ऑप्शन में क्या है, तो नेम तो सिंपल ही है, Fe3 प्लस यहाँ पे जाएगा Fe2 प्लस, ये Fe2 प्लस होगा, ये 3 प्लस होगा, तो देखो Fe3 प्लस है तो ये आपका हो जाएगा आयरन 2, ओके। फिर उसके बाद है FeCN6, तो ये होगा आपका एक्सासाइनोफेरेट, और ये हो जाएगा आपका, क्लियर है, बी ऑप्शन में, ओके। जैसे आप लोग चेक करोगे ये कितना होगा, x, यहाँ से x कितना है टोटल, +2 + 3 6 - 1, x आपका टोटल कितना मिल जाएगा, 3/2, क्लियर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है वो आपका करेक्ट आंसर हो, ओके। बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ आयरन हेक्सासाइनोफेरेट 2 किस में देखने को मिले, क्लियर है। ये हो गया आपका Fe3 प्लस, ये 3 प्लस है, ये 2 प्लस है, ओके, Fe3 प्लस CN6, ये फेरेट 2, बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, बाकी किसी में नहीं बन रहा, यहाँ पर 3 प्लस है, यहाँ पर 6 - 2 होगा, 2 हो जाएगा ये, चलो क्लियर। उसके बाद बात करते हैं 44 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कैन नॉट रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। अब प्लेन पोलराइज लाइट को कौन रोटेट नहीं कर सकता, क्लियर है। तो देखो इसके लिए थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मतलब ड्रॉ करना पड़ेगा, तो निकाल दे रहा हूं। देखो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं सीस वाले में, ओके। तो सीस वाले में कंपाउंड कैसा बनेगा, पीटी है, ओके। फिर एक Cl है, यहाँ पर Cl होगा, बाकी जगह क्या होगा आपका, ये सामने एक सामने, एक आपका En यहाँ पर होगा, एक आपका En यहाँ पर होगा, चलो क्लियर है। तो ये तो सिंपल क्या बनेगा, सीस वाले में तो बन रहा है पीटी, ये पूरा इधर आ जाएगा, En, ये इधर आ जाएगा, वाली लाइन नहीं है, एक Cl इधर, ओके। तो ये तो देखो एक दूसरे के अंदर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, नहीं हो रहे तो मतलब नहीं करेंगे, क्लियर है। तो ए गया। बी में देखते हैं ट्रांस, तो ट्रांस वाले में क्या है, पीटी, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर भी Cl है, ओके। ऑक्सो में कितना होता है, 2 होता है, यहाँ पर भी। तो जब हम लोग मिरर से देखेंगे तो पीटी वही का वही आ रहा है, देखो OX, और यहाँ पर भी क्या है, OX, ठीक। और ये एक दूसरे के अंदर सुपर इम्पोज हो जाएंगे, सुपर इम्पोज हो गए, इट मीन्स वो नहीं कर पाएंगे क्या, 10 पोलराइज लाइट को रोटेट। जो सुपर इम्पोज नहीं होते, वापस से बोल रहा हूँ, जो सुपर इम्पोज नहीं होते वो कर सकते हैं, जो सुपर इम्पोज हो गए, मतलब सी ट्रांस वाला था, ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है, मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा, जबकि सीस है वो कर पाएगा, क्लियर है। ट्रांस है वो नहीं कर पाएगा, क्लियर। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखो, क्लियर है, डायरेक्ट ही मिल जाता है। चलो इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, और क्या बोला है 45 में, बोला है कॉम्प्लेक्स ए और बी हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला ये है, Cr Cl3H2O6 प्रेसिपिटेट विद AgNO3 गिव्स
3 and 2 moles of AgCl respectively. क्लियर है? A and B which kind of isomer to each other? सबसे पहले तो ध्यान रखो H2O जुड़ा हुआ है, ओके, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा होना चाहिए। क्लियर है? ये हाइड्रेशन होगी, ना ही कोऑर्डिनेशन, ना ही लिंकेज, ना ही बी इज योर करेक्ट आंसर, देखने से ही पता चल जाता। क्लियर है? चलो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 46 में। 46 में क्या बोला है? विच कॉम्प्लेक्स आयन पोजेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आप लोगों को डाइडेंटेट होना चाहिए, ओके, बाइडेंटेट जिसको हम लोग बोलते हैं। Cl4 चरण Cl4 तो होता है नहीं, CN6 भी नहीं होता, NH3 देखने से पता चलेगा एकमात्र ऑप्शन है सी, है ना, क्योंकि ये क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जिसको हम लोग प्रकाश क्रियाशील बोलते हैं। कभी थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, आपको थोड़ा समझ में आ जाए हुआ कैसे। तो देखो ये जो है वो होगा आपका Cr 1 2 3। क्लियर? यहाँ पर एक ऑक्सो ग्रुप ऐसे अटैच होगा, एक ऑक्सो ग्रुप ऐसे अटैच होगा, ऑक्सो ग्रुप ऐसे अटैच होगा। जैसे आप लोग उसको मिरर के सामने लेके जाओगे, Cr वापस से ये यहाँ पर आ जाए, ठीक, ये सामने चला जाएगा ऑक्सो। क्लियर है? और ये क्या होता है? सुपर इम्पोज तो, क्लियर है? इसलिए कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैसे होंगे? बाकी कोई ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान, ठीक। चलो उसके बाद हम लोग चलते हैं 47 नंबर की ओर। 47 में क्या बोला है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट इज 5.0, मतलब KF आपको गिवन 5। उसके बाद बोला है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट द सॉल्वेंट फॉर 0.08 मोल पर किलोग्राम, मतलब मोलारिटी आपको गिवन है। मोलारिटी कितनी है? 0.0। और K2SO4 के लिए आपको क्या चेक करना है? TF चेक, ठीक, कुछ करना नहीं है, डेल्टा TF की फॉर्मूला लगाओ, I KF इंटू M। I कितना होगा? K2SO4 है तो 3 ही होगा, 2 पोटेशियम, और ये कितना है? 5, और ये आपका आ गया 0.08। इसका मल्टीप्लीकेशन करो तो कितना हो जाएगा? 15 8, 1.2 समथिंग हो जाएगा, 1 केल्विन डेल्टा TF। ठीक, अब आपको क्या फाइंड करना है? TF फाइंड करना है। TF इज इक्वल टू क्या होता है? TF इज इक्वल टू होगा, सॉरी आपको T0F फाइंड करना है ना। क्या बोला? डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट के लिए क्या होगा? T0F होगा ना। क्लियर है? चलो पूरा फॉर्मूला लगा देते हैं। TF इज इक्वल टू T0F माइनस, ये आपको मिल गया 1.2, ओके। ये कितना होता है? 0 सेंटीग्रेड, और आपको TF फाइंड करना है। तो TF आपको कितना मिलेगा? वही का वही मिलेगा, ओके। तो B इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओके। तो उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, और क्या बोला है? 48 में बोला है 293 लीटर टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट, ओके। तो बोला है सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, हमने लिखा हुआ है जो भी सॉल्युबिलिटी हो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इससे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हेनरी कांस्टेंट, ओके। हेनरी कांस्टेंट की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी हेनरी कांस्टेंट की, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ओके। तो देखो यहाँ पर एक तो है ये वाला 144, एक है 69, और एक है 76.48। क्लियर है? तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? ये है He की, ओके, क्योंकि हम लोगों ने यही चेक किया है। तो 144 जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, मसली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर एक He की वैल्यू देख लेते हैं सबसे पहले। तो He की वैल्यू कितनी है? 144.97 × 10⁻³ बार। क्लियर है?
इसके बाद H2 की वैल्यू देखते हैं तो वो है 69.16 इंटू 10⁻³ बार, और बाद में देखते हैं N2 की वैल्यू जो कि 76.48 इंटू 10⁻³ हो। चलो क्लियर है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किस में आ रही है? ओके, तो वो सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है He में। ओके, इससे कम किस में आ रही है? H2 में। और इससे कम मतलब He से कम किस में आ रही है? N2 में। और फिर किस में आ रही है? H2 में। क्लियर है। और हमने अभी क्या बोला था कि जिसका, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि H इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। एक मुझे क्या चेक करना है? सॉल्युबिलिटी चेक करनी है। ओके तो सॉल्युबिलिटी किसकी कम होगी? तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? He की, उसकी कम हो जाएगी। ओके, तो सबसे ज़्यादा कम वैल्यू किसकी है? H2 की, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके, तो H2 69.16 है, सॉरी 69.16, मतलब H2 की वैल्यू कम है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? डी और सी दिखाई दे रहा है, ए और बी में नहीं। क्लियर है। बाद में देखो, इसके बाद किसका नंबर आ रहा है? N2 का। इसके बाद N2 होना चाहिए, H2 नहीं होगा। डी इज योर करेक्ट आंसर। चलो ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, लास्ट इसके बाद 49, when non volatile solute added into solvent which of the following is decreases। देखो, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, फिर है आपके पास ये क्या है? सॉल्वेंट है जो कि कैसा है? वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल होगा तो उसके अंदर जैसे ही नॉन वॉलेटाइल ऐड करोगे तो क्या डिक्रीज होना चाहिए? ओके, तो एक तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए। वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीजेस होगा। ओके, और दूसरा क्या इंक्रीज होना चाहिए? तो कि बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो, वेपर प्रेशर डिक्रीज सही है, बट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज नहीं होगा, वो तो इंक्रीज होता है, तो ए ऑप्शन गया। वेपर प्रेशर और डेंसिटी ये भी गया, ये तो बढ़ते हैं डेंसिटी। ओके, वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ, सी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो लास्ट में बोला है 50, डी तो आएगा ही नहीं क्योंकि पॉइंट पूछा है। लास्ट 50 वाला चेक कर लेते हैं। ओके, 50 वाले में क्या है? NaCl is a strong electrolyte, freezing point of aqueous solution 1 molar NaCl solution। ये सिंपल है, सॉल्यूशन NaCl का है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट चेक करना है। ओके, TF चेक करना है। फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई KF इंटू। ओके, डेल्टा TF सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो आई NaCl है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो कि सॉल्यूशन में डिसोसिएट होगा, और आपको कितना देगा? 2। KF कितना है? 1.86। मोलालिटी जो कि कितनी है? 1। जैसे आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 3.70। क्लियर है। हमको क्या चेक करना है? सॉल्यूशन का। ओके, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF। ओके, ये तो कितना है? 3.72 इज इक्वल टू T0F कितना हो जाएगा? 0, और TF इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। तो आज हमने खत्म किए टोटल 50 क्वेश्चंस जो कि अक्टूबर मेगा टेस्ट के सॉल्यूशन के। मिलते हैं नेक्स्ट